हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने कैंपेन के लास्ट आवर्स में अचानक से एक वादा किया कि यदि बीजेपी सत्ता में वापस लौटती है उत्तराखंड में तो वो एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। उन्होंने आर्टिकल 44 का संविधान के रेफरेंस दिया और कहा कि जस्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई जाए। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आज इस पर एक आर्टिकल लिखा है, लेकिन स्पेस कम होने के नाते एडिटर्स एडिट कर देते हैं बहुत सी चीज़ें जो उसमें नहीं आ पाई। मैं कई सालों से ये बात लिख रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मैं विरुद्ध नहीं हूं। मैंने बार बार ये लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पीस मील तरीके से तैयार की जाए, यानी आज एक रिफॉर्म कर दें, फिर कल दूसरा रिफॉर्म कर दें, फिर परसों तीसरा रिफॉर्म कर दें। एक बार में अगर रिफॉर्म किया जाएगा तो पहले तो वो मुकम्मल नहीं होगा, जैसा कि हिंदू कोड बिल के साथ हो चुका है कि हम 1955-56 में हमने हिंदू कोड बिल बनाया, लेकिन अभी तक वो रिफॉर्म प्रोसेस जारी है। और आपको मालूम है 2005 में हमने बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया हिंदू सक्सेशन एक्ट में और लड़कियों को कोपार्टनर बनाया और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उनको शेयर दिया। रिफॉर्म एक दिन में नहीं होते। इसी नाते जब चंद महीने पहले मोदी सरकार ने लड़कियों की एज शादी की 18 से 21 साल की, तो मैंने उसका समर्थन किया। गो कि उसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ऐसे हैं जो अभी अनरिजॉल्व्ड हैं और जिनका सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी नहीं मिला है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक पीस मील रिफॉर्म था और मैं एक दशक से ज्यादा से ये बात कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का मकसद अगर जेंडर जस्टिस है तो फोकस जस्ट कोर्ट पर हो और धीरे धीरे रिफॉर्म किए जाएं। मैं संविधान पढ़ाता हूं और मेरा कमिटमेंट इक्वालिटी को है। इक्वालिटी का क्या मतलब है उस पर बहस हो सकती है। जाहिर है कि मैं फॉर्मल इक्वालिटी के फेवर में नहीं हूं और सब्सटेंटिव इक्वालिटी का एडवोकेट हूं। अब आइए आज समझते हैं कि ये जो प्रॉमिस किया चीफ मिनिस्टर ने, इसके संवैधानिक मुद्दे क्या हैं। क्या यह मुमकिन है कि कोई एक स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे? संविधान इस पर क्या कहता है, आर्टिकल 44 इस पर क्या कहता है। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इतनी अहम थी मुख्यमंत्री जी के लिए, तो फिर जो दृष्टि पत्र 60 पेज का उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट की तरह रिलीज कराया सीनियर लीडर नितिन गडकरी से, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई जिक्र क्यों नहीं? इसी तरह एक प्रश्न यह आता है माइंड में कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में मुख्यमंत्री रियली सीरियस हैं तो जो 25 संकल्प उन्होंने लिए हैं इन चुनावों के लिए, 25 वादे किए हैं उत्तराखंड की जनता से, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल क्यों नहीं? मैं यह भी बताता चलूं कि बीजेपी की कंसिस्टेंट पोजीशन रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, सिवाय उन दिनों जब वाजपेयी जी सरकार में थे और 3 कंटेंशियस मुद्दे, अयोध्या और 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बैक बर्नर पे डाल दिया गया था। बीजेपी कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड को जेंडर जस्टिस के लिए जरूरी समझती रही और 2019 का जो लोकसभा के चुनाव का मैनिफेस्टो था उसमें भी यह जिक्र था
कि जेंडर इक्वालिटी जब तक नहीं होगी, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इनेक्ट ना की जाए, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी वो ड्रॉ करेगी बेस्ट ट्रेडिशंस और हार्मोनाइज करेगी उन्हें मॉडर्न टाइम से। मतलब साफ जाहिर है कि जितने भी हमारे पर्सनल लॉज हैं, हर लॉ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज है। उन सारी अच्छी चीजों को लेके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई जाएगी। जाहिर है कि किसी को भी इस चीज से एतराज नहीं हो सकता। मुद्दा यह है कि टोटल 19 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तरह तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि समाज में असमानता को कम किया जाए, वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, लिविंग वेजेस हो, न्यूट्रिशन लेवल हाई किया जाए, ओल्ड एज पेंशन हो, नशाबंदी के मामले में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इन 19 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर हम उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान हम आर्टिकल 44 पर देते हैं। इसकी क्या खास वजह है? यह एक पॉलिटिक्स है या वाकई में जेंडर जस्टिस को हमारा कमिटमेंट है, इस पर क्लैरिटी नहीं। देखिए, किसी भी कम्युनिटी का लॉ रिफॉर्म करने की प्रोसेस बड़ी मुश्किल होती है। बहुसंख्यक समाज का लॉ रिफॉर्म करना आसान होता है, इसलिए कई मुस्लिम देशों ने मुस्लिम लॉ में रिफॉर्म कर लिया, पाकिस्तान तक ने कर लिया, लेकिन पाकिस्तान हिंदू लॉ में रिफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह भारत की अगर प्रोसेस देखें तो हिंदू कोड बिल आसान नहीं था, समय लगा। 1941 में हिंदू कोड बिल कमेटी बनती है। 1949 में जब संसद में बहस होती है, 28 में से 23 वक्ताओं ने विरोध किया। विरोध करने में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पट्टा भाई सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अनंत सन्यम अयंगर संविधान सभा के स्पीकर थे, मदन मोहन मालवीय, कैलाशनाथ काटजू, ये सब के सब हिंदू लॉ रिफॉर्म का विरोध कर रहे थे। हद तो जब हुई जब 1951 में 15 सितंबर को राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा अगर हिंदू कोड बिल मुझे भेजा जाएगा तो या तो संसद को वापस कर दूंगा या वीटो कर दूंगा। अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उनके छोटी जाति के होने को एक मुद्दा बनाया गया और यह कहा गया कि यह ऊंची जाति वालों से हिंदू लॉ में रिफॉर्म कर कर एक बदला ले रहे हैं। अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, नेहरू को कंसीड करना पड़ा। कई रिफॉर्म जो उस समय हो सकते थे वो नहीं हो पाए, कई रिफॉर्म अभी भी नहीं हो पाए हैं हिंदू लॉ में। तभी मैं कह रहा हूं रिफॉर्म एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूं कि पहली बार किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई कॉन्क्रीट बात की। क्या बात उन्होंने कही? मैं एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाऊंगा। ये जो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हो, जैसे हमने हिंदू लॉ के लिए 1941 में बनाई, ऐसी हमें मुस्लिम लॉ में बनानी पड़ेगी, क्रिश्चियन और पारसी लॉ में बनानी पड़ेगी। इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके लिए बनानी पड़ेगी। और फिर हिंदू लॉ में भी हमें बहुत से रिफॉर्म करने होंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आएंगे। सतपति का मामला, कन्यादान का मामला, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का और इनकम का। हिंदू लॉ के तहत आज हमने एक एब्सोल्यूट पावर दे रखी है कि वसीयत के जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहें दे दें।
आमतौर से इस पावर का इस्तेमाल बेटों को प्रॉपर्टी देने के लिए हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि जितना शेयर हिंदू औरतों का आज 70 साल बाद, हिंदू कोड बिल बेसिकली एक रिफॉर्म और प्रोग्रेसिव लॉ है, उससे कुछ ना कुछ हमने दूरी इक्वालिटी की तरफ हासिल की है, लेकिन पूरी तरह भी समाज इक्वल नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ओनरशिप जितनी होनी चाहिए कानून के हिसाब से, उससे बहुत कम शेयर है हिंदू औरतों का ओनरशिप में। और जहां ओनरशिप है वहां उनके हाथ में पावर नहीं है। पेपर्स में उनका नाम है क्योंकि रजिस्ट्री जो है वो सस्ती हो जाती है अगर औरत के नाम में प्रॉपर्टी हो, लेकिन कंट्रोल अभी भी उनके हाथों में पूरी तरह गया नहीं कि वो जिसको चाहें जैसे चाहें उस प्रॉपर्टी को मैनेज करें या उसको बेच दें या गिफ्ट कर दें। जब रिफॉर्म्स की अपोजिशन हुई तो हिंदू कोड बिल एक लॉ की तरह पास ना हो पाया, उसके 3 टुकड़े करने पड़े: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बिल्कुल सही संसद में कहा, और मैं समर्थन करता हूं, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। यह सब्सटेंटिव बात थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुसंख्यक समाज का लॉ रिफॉर्म पहले होता है, आसानी से होता है, माइनॉरिटी का देर में होता है, सरकार उसमें फंस गई। अगर एक बार में कर दिया जाता तो शायद बेहतर होता। फिर यह भी बात मैं आपको समझा दूं कि देखिए, आर्टिकल 44 के बारे में मुख्यमंत्री को एक बार फिर से संविधान को देखना चाहिए। आर्टिकल 44 की भाषा क्या है? आर्टिकल 44 यह कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स a uniform civil code throughout the territory of India. State shall endeavor to secure किस तरह हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़े, उसके प्रयत्न राज्य को करने हैं। अब स्टेट की परिभाषा क्या है? स्टेट की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी हुई है, जिसमें कहा गया कि स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के बाहर भी अगर कोई अथॉरिटी है जो भारत सरकार के कंट्रोल में है, वो स्टेट है। कोई म्युनिसिपल बोर्ड है, वो स्टेट है। कोई गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन है, ओएनजीसी है, एलआईसी है, इंडियन ऑयल है, वो स्टेट है। तो क्या इंडियन ऑयल या ओएनजीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं? क्या देहरादून और हरिद्वार का म्युनिसिपल बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं? क्योंकि एक उसमें एक्सप्रेशन है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं। तो सबसे पहले जो राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 44 में, उसको माइंड में रखना होगा। फिर शब्द आया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और कॉमन अलग अलग है। कॉमन का मतलब है हर हालात में एक से। यूनिफॉर्म का मतलब है ग्रुप में एक। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि क्लास लेजिस्लेशन फॉरबिडन है, क्लासिफिकेशन परमिसिबल है। अगर कानून एक व्यक्ति के लिए भी बना
वो कानून वैलिड है, वो इक्वालिटी का वायोलेशन नहीं। अगर एक ग्रुप के लिए कानून बना वो वैलिड होगा अगर वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन वो होगा जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड हो और जिसका रैशनल ऑब्जेक्ट हो अचीव करने का। विद इन द क्लास लॉ विल बी द सेम। आर्टिकल 14 का मैंडेट यह नहीं है अनइक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। आर्टिकल 14 का मैंडेट है इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। इसीलिए प्रोफेसर की सैलरी और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नहीं होगी। प्रोफेसर अलग ग्रुप है, असिस्टेंट प्रोफेसर अलग ग्रुप है, दोनों की अलग सैलरी होगी, लेकिन सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एक होगी और सारे प्रोफेसर्स की एक होगी। सिविल शब्द आया है। सिविल का क्या मतलब है? पर्सनल राइट्स की बात हो रही है, पब्लिक राइट्स की बात नहीं हो रही है। पर्सनल राइट राइट टू पर्सोनेम से निकलेगा, जनरल राइट राइट इन रेम होगा, वर्ड एट लार्ज के विरुद्ध। आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यह एक पर्सनल राइट है। आपकी और मेरी शादी हो जाए, यह एक पर्सनल राइट क्रिएट, एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होगी। सेल एंड परचेज हो, खरीद एंड फरोख्त हो, प्रॉपर्टी की, सर्विसेज की, ये सब पर्सनल है। कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट का मतलब एक लॉ भी हो सकता है और कई लॉ भी हो सकते हैं। इंडियन पीनल कोड एक लॉ है, ताजीरात हिंद, लेकिन शब्द उसमें कोड आया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक कोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी एक कोड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एक कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक कोड है, लेकिन एक लॉ है। अभी मैंने आपको बताया हिंदू कोड बिल एक था, लेकिन 3 हैं अब। जिसको आप हिंदू कोड बिल कहते हैं उसमें कई अलग अलग कानून हैं। इसका मतलब कोर्ट का मतलब यह नहीं होगा कि एक एक्ट में सब कुछ आ जाए। हो सकता है कुछ मुद्दे एक कानून में आए, मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस और सक्सेशन और वसीयत और गिफ्ट के मामला दूसरी कोड में आए। ये मुमकिन है। तो यह सोचना कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी तो कोई एक एक्ट होगा जिसके अंदर हर चीज आ जाए, यह गलत अंडरस्टैंडिंग है। फिर जो क्रूशियल वर्ड है आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, स्टेट से कहा जा रहा है स्टेट शैल एंडेवर। स्टेट कोशिश करेगी। यह नहीं कहा गया स्टेट शैल एनेक्ट कि स्टेट कानून पास करेगी। आर्टिकल 43 में यह कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर बाय अ सुटेबल लेजिस्लेशन। सुटेबल लेजिस्लेशन शब्द मिसिंग है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल इसके अलग अलग अनुच्छेदों में हुआ है। कहीं पर कहा गया कि स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव। ये देखिए सख्त शब्द है एंडेवर के मुकाबले में। कहा जा रहा है स्टेट शैल टेक स्टेप्स एक दूसरे आर्टिकल में। यह भी देखिए ज्यादा मैंडेटरी है और ज्यादा डायरेक्ट है और ज्यादा स्पेसिफिक है। कहीं पे कहा जा रहा है स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर। कहीं कहा जा रहा है स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी। कहीं कहा जा रहा है कि स्टेट शैल रिगार्ड इट एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी। कहीं कहा जा रहा है स्टेट शैल हैव एन ऑब्लिगेशन टू डू दिस। एंडेवर तो इसमें सबसे लूज वर्ड है, लेकिन हमने सारा फोकस एंडेवर पे डाला है। दूसरी चीज हमें यह भी समझनी चाहिए
कि जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, उनको कहां से यह लग रहा है कि हम बना सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल को, यह भी समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका आदर करता हूं, यंग डायनामिक लीडर है, बड़ा भविष्य उनका उज्जवल है। हम ये समझते हैं कि देश में अलग अलग कानून अलग अलग धर्मों की वजह से हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग कानून हैं अलग अलग राज्यों की वजह से। पर्सनल लॉ को संविधान निर्माताओं ने कॉन्करेंट लिस्ट में रखा, लिस्ट 3 जिसे कहते हैं। जो मुद्दे इस लिस्ट में दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, उसमें पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट की विधानसभाएं भी कानून बना सकती है। देखिए, क्योंकि पर्सनल लॉ एंट्री नंबर 5 है, मैरिज और डिवोर्स का जिक्र हो रहा है, एंट्री नंबर 5 है कॉन्करेंट लिस्ट की। इसका मतलब संविधान निर्माता ये जानते थे कि अलग अलग कानून भी हो सकते हैं, किसी राज्य में कोई कानून और किसी राज्य में कोई कानून। अगर अलग अलग कानून होने हैं तो इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी। अगर एक कानून संविधान निर्माताओं का इंटेंशन होता तो यह एंट्री यूनियन लिस्ट में होती, संसद के अलावा किसी को कानून बनाने का अधिकार ना होता। इसका मतलब डाइवर्सिटी और लीगल प्लुरलिज्म संविधान निर्माताओं के माइंड में कहीं ना कहीं काम कर रहा था। अब हमारे संविधान में कुछ मुद्दों पर जो यूनियन लिस्ट में है सिर्फ संसद कानून बनाएगी, जो स्टेट लिस्ट में है उसमें आमतौर से स्टेट कानून बनाएंगे, जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उस पर दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों कानूनों में टकराव होगा तो संसद का बनाया कानून प्रिवेल करेगा। अगर कोई फील्ड संसद ने आकोपाई कर ली है, उस पर अगर कोई कानून राज्य बनाएगा तो अनुच्छेद 254 कहता है कि राष्ट्रपति से एसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैरिज और डिवोर्स और सक्सेशन इस पर संसद के कानून मौजूद हैं। तो कोई भी अमेंडमेंट अगर इनमें लाना होगा तो राष्ट्रपति जी की सहमति चाहिए। मैं समझता हूं कि ये वो बारीकियां हैं जो एक इलेक्शन कैंपेन में चीफ मिनिस्टर पूरी तरह अप्रिशिएट शायद नहीं कर पाए। पर्सनल लॉज में अमेंडमेंट करना, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट आपको करना है आप कर लें, यह एक बात है, और पूरी यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देना यह बिल्कुल दूसरी बात है। हम अगर यह समझते हैं कि हिंदू कोड बिल ला के हमने सारे हिंदुओं पर एक कानून बना दिया, यह भी गलत। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूल्हा और दुल्हन आपस में सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं हो सकते। इतनी जनरेशंस फादर की तरफ से और इतनी जनरेशंस मदर की तरफ से अलग अलग होने चाहिए। हैदराबाद में मैं 5 शादियां अटेंड कर चुका हूं जहां दूल्हा दुल्हन का सगा मामा था। साउथ में उस मैरिज को सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस और अच्छी मैरिज माना जाता है। यह बहुत बड़ा देश है, इसीलिए हम इसको एक महाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। बड़ी विभिन्नताएं हैं, न हिंदू कम्युनिटी पूरी तरह होमोजेनस है, न मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह होमोजेनस है। कई मुसलमानों की ऐसे ग्रुप्स हैं जो आज भी हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, यानी हिंदुओं के लिए तो हिंदू लॉ रिफॉर्म हो गया, लेकिन मुसलमानों के ऐसे ग्रुप हैं जो शास्त्रिक लॉ से आज भी गवर्न होते हैं। वास्तव में हमें जो कोशिश करनी चाहिए वो ये कि जितने भी लॉ बने वो सब के सब लॉ जस्ट हों, वो सब के सब लॉ संविधान से कंसिस्टेंट हों,
सब के सब लॉ प्रोग्रेसिव हों। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक लॉ नहीं, और यूनिफॉर्मिटी अपने आप में उतनी बड़ी चीज नहीं जितनी बड़ी जस्टनेस ऑफ लॉ है। ऐसे लॉ बने जो सबके साथ न्याय करें। इसलिए मैंने कहा जस्ट कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा अहम है। गोवा की एग्जाम्पल दी जाती है, कहा जाता है वो शाइनिंग एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। गोवा की सिविल कोड के बारे में भी हमने कई वीडियो बनाए और कई आर्टिकल लिखे, और मैंने उसमें बताया था कि गोवा की सिविल कोड न पूरी तरह यूनिफॉर्म है न जेंडर जस्ट है। लॉ मेकिंग एक सीरियस बिजनेस है। उस सीरियस बिजनेस को सीरियस रहने दिया जाए। मुख्यमंत्री को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं, हम हवा में बातें कर रहे हैं। अगर एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बने और कोई एक ड्राफ्ट सामने आए और मीनिंगफुल और रियल डिबेट हो, वो देश के लिए बेहतर होगी। मैं अपनी पोजीशन साफ कर चुका हूं, बार बार कह चुका हूं कि जस्ट कोड होना बहुत अहम है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।